फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस। यानी सफलता के राजमार्ग तक पहुंचने के लिए हमें शुरुआत में ही अपना मौलिक और तकनीकी लेवल यानी मेंटल लेवल का एनालिसिस सबसे पहले करना होगा, जिससे हमारे पास अपने सोचने के पैटर्न का सही ब्लूप्रिंट हो, जिससे हम रिस्की मार्केट के लिए अपने अगले सक्सेसफुल स्टेप के लिए तैयार हो सकें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय रिसर्च और एनालिसिस के मुख्यतः दो तरीकों का उपयोग किया जाता है, मौलिक यानी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। चैप्टर 1 की शुरुआत सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस से की गई है। बुक में डगलस ने सबसे पहला प्रश्न जो उठाया है वह यह है कि कौन भरोसा करेगा कि वह भी एक समय था जब फंडामेंटल एनालिसिस को ही ट्रेडिंग डिसीजन लेने का एकमात्र प्रॉपर और रियल तरीका माना जाता था। मैं जब इस बुक को पढ़ रहा हूँ तो केवल शब्द ही नहीं पढ़ूंगा, इसके अर्थ भी समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस का क्या अर्थ है। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जान रहे हैं तब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इसके फाउंडर कौन है। तो मैं आपको बताता चलूं कि फंडामेंटल एनालिसिस के जनक बेंजामिन ग्राहम है। फंडामेंटल एनालिसिस दो प्रकार के होते हैं, पहला गुणात्मक और दूसरा संख्यात्मक। और फंडामेंटल एनालिसिस के 3 मुख्य पार्ट भी हैं, जिसमें पहला है इकोनॉमिक्स एनालिसिस, दूसरा है इंडस्ट्री एनालिसिस और तीसरा है कंपनी एनालिसिस। गुणात्मक एनालिसिस में गुडविल, मार्केट कंडीशन, ब्रांड वैल्यू और कंपनी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाता है। इसके विपरीत मात्रात्मक एनालिसिस स्टैटिकली रूप से संचालित होता है। फंडामेंटल एनालिसिस की तुलना अक्सर तकनीकी एनालिसिस से की जाती है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक के रियल या फेयर मार्केट वैल्यू को निर्धारित करने का एक तरीका है। जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वे उन शेयरों की खोज करते हैं जो वर्तमान में अपने रियल वैल्यू से अधिक या कम प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस अकाउंटिंग और फाइनेंस में एक बिजनेस के हेल्थ, कंपटीटर और मार्केट को समझने के लिए फाइनेंस स्टेटमेंट का एनालिसिस है। इसके साथ साथ यह बिजनेस इकोनॉमी की ओवरऑल कंडीशन जैसे इंटरेस्ट, प्रोडक्शन, अर्निंग, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मैनेजमेंट आदि के इंडिकेटर फैक्टर्स पर भी विचार करता है। जब आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तब फंडामेंटल एनालिसिस सबसे प्रभावी तरीका होता है। उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनके प्रोडक्ट अभी भी 15-20 सालों के लिए उपयोगी रहेंगे। अब हमें यह समझना होगा कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इसे समझने के लिए इन स्टेप्स को नोट कर लें। नंबर 1, कंपनी को समझें। नंबर 2, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का अध्ययन करें। नंबर 3, कंपनी पर कितना कर्ज है इसकी जांच करें। नंबर 4, कंपनी के प्रतिस्पर्धियों का पता लगाएं। नंबर 5, भविष्य की संभावनाओं का एनालिसिस करें। और नंबर 6, समय समय पर सभी पहलुओं की समीक्षा करें। किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई इन्वेस्टर लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको उस बिजनेस को ठीक से समझना जरूरी होता है जिसमें वह इन्वेस्ट कर रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस बिजनेस को कई तरह से समझने और देखने में मदद करती है। इन्वेस्टर के लिए जरूरी है कि वो अपने स्टॉक से संबंधित बिजनेस के कामकाज पर नजर रखे। फंडामेंटली मजबूत कंपनियों के शेयरों की कीमत समय के साथ बढ़ती है और इन्वेस्टर को फायदा होता है। फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए इंडियन मार्केट का उदाहरण देखें। भारतीय मार्केट में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, पेज इंडस्ट्री, आयशर मोटर्स, बोस इंडिया और नेस्ले इंडिया। इनमें से हर कंपनी ने 10 साल से ज्यादा समय तक एवरेज 20% से ज्यादा का कंपाउंड एनुअल रिटर्न यानी CAGR दिया है। इसे समझने के लिए कह सकते हैं कि इनमें पैसा लगाने वाले हर इन्वेस्टर का पैसा 3.5 साल में डबल हो रहा था। कंपनी की CAGR रिटर्न जितनी ज्यादा मजबूत होगी, आपकी इन्वेस्टेड पूंजी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। अभी बताई गई लिस्ट में से बोस इंडिया जैसी कुछ कंपनियों ने तो 30% तक का CAGR भी दिया है।
अब आप यह समझ सकते हैं कि फंडामेंटल तौर पर मजबूत कंपनियों में इन्वेस्ट करके तेजी से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप कमाई व नुकसान कराने वाली कंपनियों के फर्क को पहचानें। कमाई कराने वाली कंपनियों में कुछ गुण होते हैं जो पहचानने जरूरी हैं। इसी तरह पैसा डुबोने वाली कंपनियों की भी कुछ खास पहचान होती है जिसे एक अच्छा इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस का प्रयोग करके पहचान लेता है। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस वो टेक्निक है जो आपको एक सही कंपनी को पहचान कर लंबे समय के इन्वेस्टमेंट का भरोसा देती है। एक अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस्ट के लिए कुछ आवश्यक चीजें हैं जिन्हें जानना और सीखना बेहद जरूरी होता है। जैसे नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना और सीखना। नंबर 2, हर बिजनेस को उसकी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में समझना और उसे सीखना। नंबर 3, जरूरी मैथमेटिकल एनालिसिस को जानना। डगलस बताते हैं कि जब उन्होंने 1978 में ट्रेड करना शुरू किया तब टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग केवल कुछ ही ट्रेडर करते थे, लेकिन तब उन्हें मार्केट कम्युनिटी पागल समझती थी। इतना ही नहीं, अभी कुछ समय तक भी वॉल स्ट्रीट और अधिकांश प्रमुख फंडों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सोचते थे कि टेक्निकल एनालिसिस एक प्रकार का सीक्रेट फ्रॉड है। लेकिन आज लगभग सभी अनुभवी ट्रेडर तो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए किसी न किसी प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं। लेकिन एकेडमिक कम्युनिटी में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर विशुद्ध रूप से फंडामेंटल एनालिसिस लगभग विलुप्त हो चुका है। डगलस कहते हैं कि इस नाटकीय बदलाव का मुख्य कारण पैसा रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग निर्णय लेने में समस्या यह है कि इस पर्सपेक्टिव का उपयोग करके लगातार पैसा बनाने में इनहेरेंट डिफिकल्टी यानी प्राकृतिक कठिनाई है। आप में से जो फंडामेंटल एनालिसिस से परिचित नहीं है उन्हें डगलस इसे इस तरह से समझाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस उन सभी वेरिएबल्स यानी घटकों को ध्यान में रखने का प्रयास करता है जो किसी विशेष स्टॉक, कमोडिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई और पॉसिबल डिमांड के बीच रिलेटिव बैलेंस या इनबैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। मुख्य रूप से जब इसमें मैथमेटिकल मॉडल का उपयोग हो रहा हो जो विभिन्न फैक्टर्स यानी इंटरेस्ट रेट, बैलेंस शीट, वेदर पैटर्न आदि के महत्व का आंकलन करके एक एनालिटिकल प्रोजेक्शन करता है कि फ्यूचर में किसी पॉइंट पर उस स्टॉक, कमोडिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कीमत क्या होनी चाहिए। इन मॉडलों को लेकर लोगों के साथ एक समस्या होती है, वह यह है कि ट्रेडर्स शायद ही कभी इन वेरिएबल्स का फैक्टर के रूप में प्रयोग करते होंगे। ज्यादातर ट्रेडर्स फ्यूचर के बारे में अपनी धारणाओं यानी बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन को सेंटर में रखते हुए कीमतों को आगे बढ़ाते हैं, मॉडल्स को नहीं। डगलस कहते हैं कि फैक्ट यह है कि एक मॉडल सभी रेलेवेंट वेरिएबल के आधार पर एक लॉजिकल और रीजनेबल प्रोजेक्शन करता है। यदि एक ट्रेडर को इन मॉडलों के बारे में पता नहीं है या वह उन पर विश्वास नहीं करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह काम नहीं करता। अगर मार्केट में फैक्ट की बात करें तो कई ट्रेडर्स विशेष रूप से फ्यूचर एक्सचेंजों में जो कीमतों को नाटकीय रूप से ऊपर नीचे करने की क्षमता रखते हैं वे ही फंडामेंटल सप्लाई और डिमांड फैक्टर की थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते। इसके अलावा उनकी सभी ट्रेडिंग एक्टिविटी इमोशनल फैक्टर से प्रभावित होती है जो फंडामेंटल मॉडल के पैरामीटर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो लोग ट्रेड करते हैं और कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं वे कभी भी तर्क संगत तरीके से कार्य नहीं करते। फंडामेंटल एनालिस्ट यह सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में किसी पॉइंट पर कीमतें कहां होनी चाहिए। वे इस बारे में एक सही भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, लेकिन इसी दौरान प्राइस मूवमेंट इतनी वोलाटाइल यानी अस्थिर हो सकती है कि छोटे ट्रेडर्स का ट्रेड में बने रहना असंभव नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। फाइनेंस में टेक्निकल एनालिसिस पास्ट मार्केट डेटा, मुख्य रूप से प्राइस और वॉल्यूम की स्टडी के माध्यम से कीमतों की दिशा का एनालिसिस और पूर्वानुमान लगाने के लिए एक एनालिसिस पद्धति है। चाहे आप ट्रेडिंग के लिए नए हैं या अभी कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका परिचय टेक्निकल एनालिसिस शब्द से हुआ होगा। जब आप किसी भी एसेट क्लास
या मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ट्रेड को समझने के लिए आपको आसान जानकारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको दो प्रकार के एनालिसिस की आवश्यकता होगी, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। एक ट्रेडर के रूप में आपको निर्णय लेने के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के संयोजन की आवश्यकता होगी। फंडामेंटल एनालिसिस अर्थव्यवस्था, उद्योग और अन्य बातों के बीच इनकम रिपोर्ट का अध्ययन करके स्टॉक या एसेट के आंतरिक मूल्य का आकलन करता है, और टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर और पैटर्न्स की पहचान कर आपको यह समझने में मदद करता है कि भविष्य में स्टॉक कैसा प्रदर्शन कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस फैक्टर के सब कुछ के रूप में एक सिक्योरिटी के आंतरिक मूल्य को मापने के बारे में खुद की चिंता नहीं करते। टेक्निकल एनालिसिस तब तक ही रहा है जब तक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स ने एक्सचेंजों के रूप में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रेडिंग कम्युनिटी ने साल 1970 के दशक के अंत या फिर कह सकते हैं कि 1980 के दशक की शुरुआत तक पैसा बनाने के लिए एक वाइबल टूल के रूप में टेक्निकल एनालिसिस को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस्ट को यह पता चल चुका था कि मेन स्ट्रीम मार्केट कम्युनिटी की जनरेशन ने इसे अपनाना शुरू कर दिया था। हर मार्केट में एक सीमित संख्या में एक ग्रुप होता है जो मार्केट्स में भाग लेता है। इस ग्रुप में कई ट्रेडर्स पैसा कमाने के लिए एक ही तरह की चीजें बार बार करते हैं। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न्स डेवलप करते हैं, और इन इंडिविजुअल का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ लगातार आधार पर बातचीत के माध्यम से कलेक्टिव बिहेवियर पैटर्न का निर्माण करते हैं। यह बिहेवियर पैटर्न देखने में मात्रात्मक लगते हैं। ये अपने आप को स्टैटिकल रिलायबिलिटी के साथ बार बार रिपीट करते रहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का एक ऐसा तरीका है जो इस कलेक्टिव बिहेवियर को पहचानने योग्य पैटर्न में ऑर्गेनाइज करता है, जो एक स्पष्ट संकेत दे सकता है कि अगर एक चीज बदलती है तो इसका असर दूसरी चीज पर इस मात्रा में होना संभावित है। टेक्निकल एनालिसिस आपको मार्केट का माइंड पढ़ने की अनुमति देते हैं। इससे आप यह ठीक ठीक अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होने की संभावना है। यह उस तरह के पैटर्न पर आधारित है जो मार्केट पिछले कुछ समय से उत्पन्न कर रही थी। फ्यूचर के प्राइस मूवमेंट की प्रोजेक्शन के लिए एक मेथड के रूप में टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल अप्रोच से कहीं बेहतर साबित हुआ है। इस पर फोकस करने की बजाय कि मैथमेटिकल मॉडल को फिक्स्ड लॉजिकल और रीजनेबल आधार पर मार्केट को क्या करना चाहिए, यह ट्रेडर्स को इस बात पर फोकस्ड रखता है कि मार्केट अब ऐसा क्या कर रही है जो उसने पास्ट में किया है। दूसरी ओर फंडामेंटल एनालिसिस जो करता है उसे डगलस क्या होना चाहिए और क्या है के बीच का रियलिटी गैप कहते हैं। यह रियलिटी गैप कुछ भी करना बेहद मुश्किल बना देता है, लेकिन इससे बहुत लंबी अवधि की प्रेडिक्शन का फायदा उठाना मुश्किल हो सकता है, भले ही वे सही हो। इसके विपरीत टेक्निकल एनालिसिस रियलिटी गैप को खत्म करके ट्रेडिंग को बेनिफिट लेने के लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज उपलब्ध करवाता है। यह ट्रेडर्स के लिए कई और संभावनाओं को खोलता है, क्योंकि यह उन बिहेवियर्स पैटर्न को पहचानता है जो हर समय एक समान अवधि में बार बार दोहराए जाते हैं। दूसरे शब्दों में टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में खुद को समृद्ध करने के अवसरों की एक अंतहीन धारा में बदल देता है। यदि कोई एक टेक्निक बढ़िया तरीके से काम कर रही है, तब उसे कोई क्यों छोड़ना चाहेगा। यही बात टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी फिट बैठती है। जब यह अच्छी तरह से काम कर रही थी तो ट्रेडिंग कम्युनिटी ने अपना ध्यान इसे छोड़ स्वयं के मेंटल एनालिसिस यानी पर्सनल ट्रेड साइकोलॉजी पर क्यों शिफ्ट कर लिया था। इसका उत्तर आपको स्वयं से यह प्रश्न पूछने पर मिल जाएगा कि आपने यह ऑडियो बुक सुनने का फैसला क्यों किया है। डगलस इसका सबसे संभावित कारण यह बताते हैं कि आप अपने अंदर पैसे कमाने की जो असीमित क्षमता है उसके और आप वास्तव में जो कमाते हैं उसके बीच के अंतर से असंतुष्ट हैं। अगर आप इसे समस्या मानते हैं तब टेक्निकल एनालिसिस के साथ यही समस्या है। एक बार जब आप एक खास पैटर्न की पहचान करना और मार्केट को पढ़ना सीख लेते हैं तो आप पाते हैं कि मार्केट में पैसा बनाने की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपके सामने है।
लेकिन आप यह पहले से ही जानते हैं कि मार्केट्स के बारे में आपकी समझ और उस ज्ञान को लगातार प्रॉफिट में बदलने की आपकी क्षमता के बीच एक बड़ा अंतर हो सकता है। बुक में दिए एक उदाहरण से इसे समझें और इस बारे में सोचें कि आपने जितनी बार भी प्राइस चार्ट को देखा और अपने आप से कहा, ऐसा लगता है कि मार्केट तो बहुत नीचे जा रही है, लेकिन फिर भी जैसा मैं सोच रहा था रिजल्ट वैसा ही प्रॉफिटेबल मिल रहा है। इसमें यह खास बात रही कि आपने मार्केट की चाल को देखने के अलावा और कुछ नहीं किया, न तो इसमें इन्वेस्ट किया और न ही कोई और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया। अब आप दूसरों के द्वारा बनाए गए पैसों पर दुखी होने के अलावा और क्या कर सकते हैं। मार्केट में कुछ होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी करने यानी आपके द्वारा कमाए जा सकने वाले पैसे के बारे में सोचने और वास्तव में ट्रेड करने की वास्तविकता के बीच में एक बड़ा अंतर होता है। डगलस इस अंतर को एक साइकोलॉजिकल गैप कहते हैं, जो ट्रेड को सबसे कठिन काम बना सकता है या निश्चित रूप से सबसे रहस्यमय भी बना सकता है। अगला बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रेडिंग में महारत हासिल की जा सकती है। जब आप केवल मार्केट देखते हुए सफलता के बारे में सोच रहे हैं, इस समय जो सहजता और सादगी आपके विचारों और मन में होती है, क्या इसी तरह ट्रेड का अनुभव करना संभव है? इसका उत्तर न केवल एक स्पष्ट हाँ है, बल्कि यह वही उत्तर है जिसके लिए यह ऑडियो बुक डिजाइन की गई है, जिसकी आपको ट्रेड में उतरने के साथ साथ अपने बारे में और ट्रेड की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि और समझ की आवश्यकता है। दोस्तों, ऑडियो ऐसे ही जारी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।